स्टूडेंट्स, आज हम जापान के संविधान में वहाँ के प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जापान में जब 1885 में जो संविधान लागू किया गया था, जबकि मुख्यतः वहाँ पे सम्राट का ही शासन हुआ करता था, जिसको कि हम मेजी संविधान के नाम से जानते हैं। वहाँ पे इस कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी पुराना जो मेजी संविधान था, जो कि सम्राट के अध्यादेश के द्वारा 1885 में लागू किया गया था, उसमें कहीं पर भी कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। वहाँ पे सिर्फ ये प्रावधान किया गया था कि सम्राट के कार्य में उसको सलाह परामर्श देने के लिए विभिन्न मंत्री होंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जब वहाँ पे नवीन संविधान जो कि 1947 में लागू किया गया, उस संविधान में प्रधानमंत्री और कैबिनेट को प्रमुख अधिकार एवं शक्तियाँ दिए गए हैं। संविधान का 5वां अध्याय मंत्री परिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद का जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री होगा तथा इसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति कानून द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार होगी। जापान के संविधान के विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि जापान ने पूर्णतया युद्ध का परित्याग किया है। तो वहाँ पे जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सदस्यों की योग्यता के संबंध में परिचर्चा चल रही थी या संविधान में प्रावधान किया जा रहा था, तो वहाँ पे ये प्रावधान अनिवार्य रूप से किया गया है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्य असैनिक क्षेत्र से होने चाहिए। मंत्रिपरिषद अपने द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। जापान में चूँकि संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जहाँ पे कि हम जानते हैं कि कार्यपालिका जो होती है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जापान में वहाँ की व्यवस्थापिका कौन है? वहाँ की डाइट। और वहाँ के कार्यपालिका कौन है? वहाँ की प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री और वहाँ की मंत्रिपरिषद अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए डाइट के प्रति उत्तरदायी होती है। डाइट के एक प्रस्ताव द्वारा डाइट के ही सदस्यों में से प्रधानमंत्री के नामांकन के कार्य सर्वप्रथम डाइट के द्वारा ही संपादित की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री स्वयं करता है। मंत्रियों की अधिकांश मंत्री जो लिए जाते हैं वो डाइट में से ही लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ही उनकी नियुक्ति का या ये निर्णय करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है कि वो किस किस को मंत्री बनाना चाहता है। साथ ही अगर किसी को अपने पद से हटाना होता है तो भी इस संबंध में प्रधानमंत्री को ही शक्ति दी गई है। व्यवस्थापिका सभा से बाहर भी मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। कानून के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आवश्यकता के अनुसार उसके सदस्य संख्या में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांशतः ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 16 से 20 के बीच में रहती है। जापान की कैबिनेट की कोई निश्चित अवधि नहीं है। वह डाइट के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा के बहुमत के समर्थन तक ही अपने पद पर बनी रह सकती है। यदि निचले सदन कैबिनेट के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देता है तो कैबिनेट को 10 दिन के अंदर या तो स्वयं त्यागपत्र देना होता है या प्रतिनिधि सभा को भंग कर देना चाहिए एवं देश में दोबारा निर्वाचन करवाना होता है। आप सभी जानते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो भी कार्यपालिका का कार्यकाल होता है वो व्यवस्थापिका में उसके बहुमत के ऊपर निर्भर करता है। अगर व्यवस्थापिका में आवश्यक बहुमत है तो सरकार या कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है, और जिस वक्त व्यवस्थापिका में या संसद में उसका बहुमत समाप्त हो जाता है, कार्यपालिका को या प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को अपना पद त्यागना होता है। अगला आता है कैबिनेट की कार्य प्रणाली। कैबिनेट का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री का कार्यालय ही सरकार का केंद्रीय कार्यालय होता है। इसकी सहायता के लिए कैबिनेट सदस्यों की सहायता के लिए निदेशक, उपनिदेशक वगैरह नियुक्त किए जाते हैं।
जापान के संविधान के अनुच्छेद 73 में कैबिनेट के कार्यों का वर्णन किया गया है। कैबिनेट के द्वारा सामान्यतः वो ही सब कार्य किए जाते हैं जो कि अन्य संसदात्मक व्यवस्था वाले देशों के अंदर किया जाता है, जिनमें राज्य के कार्यों का संचालन करना, विदेशी मामलों का प्रबंध करना, संधियां करना, इस हेतु या डाइट से पहले अनुमोदन या परिस्थिति के अनुसार बाद में अनुमोदन प्राप्त कर लेता है। बजट तैयार करना, उसको डाइट के सम्मुख रखना, संविधान और कानून की धाराओं को लागू करने के लिए आदेश जारी करना। इस प्रकार के मंत्रिमंडल के आदेशों में दंड विषयक धाराएं तब तक शामिल नहीं कर सकता जब तक कि कानून द्वारा इसकी शक्तियां उसे न सौंपी गई हों। मंत्रिमंडल ही सब विभागों की निगरानी करता है और गृह तथा वैदेशिक नीतियां निर्धारित करता है। यदि निचले सदन को भंग कर दिया गया हो और किसी संकट की संभावना हो तो मंत्रिमंडल उच्च सदन की विशेष बैठक बुला सकता है। उच्च सदन जो होता है वो एक स्थायी सदन होता है और पूरा सदन कभी भी भंग नहीं होता है। अगर जापान में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि निचला सदन भंग हो गया है या सरकार का आवश्यक बहुमत न होने की स्थिति में नवीन चुनाव करवाने जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों, तो ऐसी स्थिति में कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर उच्च सदन की बैठक बुलाकर उसमें देश के लिए का निर्णय लिए जा सकते हैं। जापान के कैबिनेट की कुछ विशेषताएं भारत और ब्रिटेन जैसे देशों की कैबिनेट व्यवस्था से कुछ अलग है। जैसे कि इंग्लैंड और भारत में जहां शासन की कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई है और समस्त कार्यपालिका शक्ति सिद्धांततः राष्ट्र सम्राट और राष्ट्रपति में निहित है, जबकि जापान में कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित कर दी गई है। यानी भारत और ब्रिटेन जैसे देशों के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि सैद्धांतिक रूप से समस्त शक्तियां किस में निहित हैं, सम्राट में या भारत में जैसे कि राष्ट्रपति में है, जबकि जापान में ये वास्तविक और सैद्धांतिक रूप से समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण जो है वो कैबिनेट में ही किया गया है। इंग्लैंड और भारत में मंत्रिमंडल सम्राट या राष्ट्रपति माना जाता है, जबकि जापान में प्रधानमंत्री को कैबिनेट का अध्यक्ष बनाया गया है। जापानी संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए असैनिक होना अनिवार्य है। ये एक बिल्कुल अलग विशेषता है जो कि जापान के संविधान में ही अपनाई गई है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो सबसे अधिक बर्बादी देखी थी वो जापान में ही थी। इस कारण से उन्होंने अपनी व्यवस्था को किसी भी तरह के सैनिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए इस तरह का संविधान के माध्यम से प्रावधान किया गया है। अगला आता है जापानी कैबिनेट की विशेषताओं में। इंग्लैंड और भारत में प्रधानमंत्री को अपने टीम के निर्माण में पूरी छूट है, जबकि जापान के संविधान में प्रधानमंत्री पर 2 प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें सभी मंत्रियों को असैनिक होना चाहिए और दूसरा अधिकांश सदस्य डाइट में से ही चुने जाने चाहिए। कुल मिलाकर ब्रिटेन और भारत के समान ही जापान में यद्यपि संसदात्मक व्यवस्था है, किंतु वहाँ की आवश्यकताओं और वहाँ की व्यवस्थाओं के अनुरूप वहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था के स्वरूप में कुछ परिवर्तन किया गया है। अगला आता है जापान में प्रधानमंत्री। जापान में प्रधानमंत्री पद पर सम्राट उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदस्य करते हैं।